रेगिस्तान के बीच में एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और हर तरफ रेत का समुद्र। लेकिन इस गांव में कुछ खास बात थी। यहाँ के लोग एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि लगता था जैसे वे सब एक ही परिवार के हैं। हर घर की दीवारें मिट्टी की थीं, लेकिन हर दिल में प्रेम था। हर आंगन में धूप थी, लेकिन हर छत पर छाया भी थी। गांव का सरपंच था धीरज, शांत, समझदार और रेगिस्तान की हर आवाज को समझने वाला। उसकी उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बच्चे जैसी चमक थी। जब वो बोलता था तो लगता था जैसे रेगिस्तान की हवा खुद उसकी बात सुनने रुक जाती है। लोग कहते थे कि धीरज को रेत की भाषा आती है। वो जानता था कि कब तूफान आएगा, कब पानी मिलेगा, कब फसल बोनी चाहिए। धीरज की दादी माँ कहा करती थीं कि इस गांव की स्थापना 300 साल पहले हुई थी। उस समय यहाँ कुछ परिवार आकर बसे थे जो कहीं और से भागकर आए थे। वे लोग जानते थे कि रेगिस्तान में अकेले रहना मतलब मरना है, इसलिए उन्होंने मिलकर एक समुदाय बनाया। एक ऐसा समुदाय जहां हर व्यक्ति दूसरे की जिम्मेदारी समझता था। धीरज अक्सर कहता था, ये मिट्टी सिर्फ घर नहीं बनाती, ये हमें बांधती है। और सच में इस गांव में हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, न सिर्फ दीवारों से बल्कि दिलों से भी। जब किसी के घर में खुशी होती तो पूरा गांव मनाता। जब कोई मुसीबत आती तो सब मिलकर उसका सामना करते। जब खुशी का मौका होता तो सब मिलकर मनाते। गांव में एक पुराना कुआं था जो सबकी जिंदगी का केंद्र था। सुबह सुबह औरतें वहां पानी भरने आती, शाम को बच्चे वहां खेलते, रात को बुजुर्ग वहां बैठकर कहानियां सुनाते। ये कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, ये गांव की आत्मा था। धीरज कहता था कि जब तक ये कुआं है तब तक ये गांव है। लेकिन रेगिस्तान में शांति हमेशा नहीं रहती। कभी कभी तूफान आते हैं, कभी पानी की कमी होती है और कभी कभी डाकू आते हैं। हाँ, डाकू, वे लोग जो दूसरों की मेहनत पर पलते हैं, जो डर फैलाकर अपना काम निकालते हैं। ये डाकू रेगिस्तान के अलग अलग हिस्सों से आते थे, कुछ पहाड़ों से, कुछ दूसरे गांवों से जहां फसल खराब हो गई थी। इन डाकुओं का अपना एक इतिहास था। सालों से ये लोग इस इलाके में आतर जाते रहे थे। कभी वे व्यापारियों को लूटते, कभी गांवों पर हमला करते। उनका सरदार था रघु, एक लंबा काला डरावना आदमी। उसके चेहरे पर कई निशान थे जो बताते थे कि उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी थीं। वो अपने साथ 20-25 आदमी रखता था, सब के सब हथियारों से लैस। पहली बार जब डाकुओं की खबर आई तो गांव में हड़कंप मच गया। एक व्यापारी ने आकर बताया था कि रघु और उसका गिरोह इस तरफ आ रहा है। लोग घरों में छुप गए, दुकानें बंद हो गईं, बच्चे रोने लगे, औरतें डर से कांपने लगीं, मर्द परेशान हो गए कि क्या करें। कुछ लोग कहने लगे कि गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन धीरज शांत था। वो जानता था कि डर को अगर नाम दे दिया जाए तो वो और बड़ा हो जाता है। उसने देखा था कि जब लोग डर जाते हैं तो वे गलत फैसले लेते हैं। वे भागने की सोचते हैं, लड़ने की सोचते हैं, लेकिन समझने की नहीं। उस रात धीरज ने गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव का चौपाल भरा हुआ था। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब वहां थे। हर चेहरे पर चिंता थी, हर आंख में सवाल था। धीरज ने धीमी आवाज में कहा, सुनो, रेगिस्तान में जो जल्दी चलता है वो थककर गिरता है। हमें धैर्य रखना होगा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। धीरज ने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई तूफान देखे हैं, कुछ रेत के, कुछ पानी के, कुछ आदमियों के, लेकिन हर तूफान का एक नियम होता है। वो उसी जगह सबसे ज्यादा नुकसान करता है जहां कमजोरी होती है। अगर हम मजबूत रहेंगे तो तूफान हमें छू कर निकल जाएगा। उसने समझाया कि डाकू हमेशा उन्हीं जगहों पर हमला करते हैं जहां लोग डरे हुए होते हैं, जहां एकता नहीं होती, जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। लेकिन हमारा गांव अलग है, धीरज ने कहा। यहां हम सब एक हैं, यहां हमारी जड़ें गहरी हैं, यहां हमारा प्रेम मजबूत है। अगले दिन डाकू आए, लेकिन गांव में कुछ अजीब था। सारी आग बुझी हुई थी, पानी के कुएं सूखे लग रहे थे, घर खाली दिख रहे थे, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, यहां तक कि कुत्ते भी चुप थे। डाकुओं को लगा कि यहां कुछ नहीं मिलेगा। शायद लोग पहले ही भाग गए हैं या फिर यहां कोई बीमारी फैली है। वे वापस चले गए। असल में धीरज ने सबको समझाया था,
डाकू हमेशा शोर से नहीं आते, जो असली होते हैं वे खामोशी से आते हैं। उसने गांव वालों को सिखाया था कि कैसे अपने घरों को खाली दिखाना है, कैसे आग छुपानी है, कैसे पानी को दूसरी जगह ले जाना है। उसने बताया था कि कैसे जानवरों को चुप रखना है, कैसे बच्चों को शांत रखना है। ये कोई आसान काम नहीं था। पूरे गांव को एक साथ मिलकर काम करना पड़ा था। औरतों ने खाना छुपाया था, मर्दों ने पानी को गुप्त जगहों पर ले जाया था, बच्चों ने अपने खिलौने छुपाए थे, बुजुर्गों ने अपनी बकरियां और मुर्गियों को दूर के खेतों में भेज दिया था। सब ने मिलकर अपने गांव को एक भूतिया जगह बना दिया था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। डाकू फिर आए। इस बार वे ज्यादा तैयार थे। उन्होंने गांव को घेर लिया। उन्होंने हर घर में जाका, उन्होंने हर कोने में देखा। लेकिन धीरज ने पहले से ही सोच लिया था, अगर हम डर दिखाएंगे तो वे बार बार आएंगे। इस बार धीरज ने एक और तरीका सोचा था। उसने गांव वालों को सिखाया था कि कैसे अपने को मरा हुआ दिखाना है। जब डाकू आए तो उन्होंने देखा कि गांव में कुछ लोग बीमार पड़े हैं, कुछ लोग खांस रहे हैं, कुछ लोग कमज़ोर लग रहे हैं। डाकुओं को लगा कि यहाँ कोई बीमारी है। वे डर गए कि कहीं उन्हें भी बीमारी ना लग जाए। वे जल्दी जल्दी वापस चले गए। उस रात धीरज अकेला डाकुओं के पास गया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन धीरज जानता था कि कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम ही सबसे बड़ी सुरक्षा होता है। वो कोई हथियार लेकर नहीं गया, सिर्फ अपनी समझ लेकर गया। डाकुओं के कैंप में आग जल रही थी। रघु और उसके साथी बैठकर शराब पी रहे थे और अपनी कामयाबियों की बात कर रहे थे। धीरज ने कैंप के बाहर से आवाज लगाई, रघु भाई, बात करनी है। सब चौंक गए, कौन है जो इतनी हिम्मत कर रहा है? रघु ने अपना हथियार उठाया और बाहर आया। उसने देखा कि एक अकेला आदमी खड़ा है। कोई हथियार नहीं है, कोई डर नहीं है। तू कौन है? रघु ने पूछा। मैं उस गांव का सरपंच हूं जहां तुम बार बार आते हो, धीरज ने शांति से कहा। रघु हैरान हो गया, तू यहाँ क्यों आया है? क्या मरने का शौक है? धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जीने का शौक है, और तुम्हें भी जीने का रास्ता दिखाने आया हूं। डाकुओं के सरदार से उसने कहा, तुम यहाँ क्या चाहते हो? पैसा, अनाज, सोना? सरदार ने कहा। धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रेगिस्तान है, यहाँ सिर्फ वही मिलता है जो तुम बोते हो। तुमने क्या बोया है? उसकी आवाज में कोई चुनौती नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था। रघु को समझ नहीं आया। धीरज ने आगे कहा, डर तभी पैदा होता है जब हमें लगता है कि कल खत्म हो सकता है, लेकिन हमारा कल हमारे हाथों में है। उसने रघु को समझाया कि डर से जो मिलता है वो टिकता नहीं है। जो आज लूटा जाता है वो कल खत्म हो जाता है, लेकिन जो प्रेम से मिलता है वो हमेशा बढ़ता रहता है। धीरज ने रघु से कहा, तुम कितने गांवों को लूट चुके हो? 20 को रघु ने गर्व से कहा। और आज तुम्हारे पास क्या है? धीरज ने पूछा। रघु चुप हो गया। सच तो ये था कि उसके पास कुछ खास नहीं था। जो कुछ लूटता था वो जल्दी ही खत्म हो जाता था, फिर नई लूट की तलाश करनी पड़ती थी। धीरज ने कहा, तुम्हारे पास ताकत है, ये सच है, लेकिन तुम्हारे पास शांति नहीं है। तुम्हारे पास साथी हैं, लेकिन दोस्त नहीं है। तुम्हारे पास पैसा आता है, लेकिन खुशी नहीं आती। उस रात कुछ अजीब हुआ। रघु और धीरज देर तक बात करते रहे। धीरज ने रघु को अपने गांव की कहानी सुनाई, कैसे लोग मिलकर रहते हैं, कैसे वे एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे वे मुसीबतों का सामना करते हैं। रघु पहली बार किसी की ऐसी बात सुन रहा था। डाकू वापस चले गए, बिना कुछ लिए, क्योंकि धीरज ने उन्हें एक बात समझाई थी, रेगिस्तान में जो बोल पड़ता है वहीं हारता है। उसने डाकुओं को दिखाया कि गांव वाले डरे हुए नहीं हैं, वे तैयार हैं, और जो तैयार होता है वो हारता नहीं। लेकिन धीरज जानता था कि ये अंत नहीं है, डाकू फिर आएंगे, इसलिए उसने गांव वालों को और भी तैयार किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे अपने घरों को मजबूत बनाना है, कैसे खाना छुपाना है, कैसे पानी को सुरक्षित रखना है, कैसे एक दूसरे की मदद करनी है। महीनों बाद डाकू फिर आए, लेकिन इस बार गांव वाले और भी तैयार थे। उन्होंने सीख लिया था कि डर वो बोला तभी लगता है जब हम कुछ खोने से डरते हैं, और अब वे कुछ खोने से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि असली ताकत एकजुट होने में है। इस बार जब डाकू आए तो उन्होंने देखा कि गांव वाले उनसे डरे नहीं हैं, वे शांत हैं, वे तैयार हैं, वे एक साथ खड़े हैं। धीरज ने गांव वालों को सिखाया था कि कैसे मिलकर काम करना है, कैसे एक दूसरे की मदद करनी है, कैसे बिना हिंसा के अपनी रक्षा करनी है। हिंसा भीड़ में जन्म लेती है, वो कहता था, लेकिन समझ अकेले में भी काम करती है। धीरज ने गांव वालों को सिखाया था कि हिंसा से हिंसा ही बढ़ती है, लेकिन समझ से शांति आती है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। गांव वालों ने एक नई तकनीक सीखी थी। वे डाकुओं से लड़ने के बजाय उनसे बात करने की कोशिश करते थे। वे उन्हें दिखाते थे कि गांव में सब मिलकर रहते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। ये देखकर कुछ डाकुओं के मन में भी बदलाव आने लगा था।
एक दिन गांव में कुछ नए लोग आए। वे कहीं और से भाग कर आए थे। उनके गांव पर डाकुओं ने हमला किया था। उनके पास कुछ नहीं था, न खाना, न कपड़े, न पैसा, सिर्फ अपनी जान बचाकर भागे थे। कुछ गांव वाले परेशान हुए, इन्हें कैसे रखें, हमारे पास भी तो कम है। ये एक बड़ी परीक्षा थी। गांव वाले अब तक अपने लोगों की मदद करते आए थे, लेकिन अब बाहरी लोगों की मदद करनी थी। कुछ लोग डरते थे कि कहीं ये लोग गांव के लिए मुसीबत न बन जाए। कुछ को लगता था कि इनकी वजह से खाने की कमी हो जाएगी। धीरज ने कहा, मारना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन बचाना सबसे बड़ा रास्ता है। उसने गांव वालों को समझाया कि नए लोगों को अपनाना कैसे है, कैसे उन्हें काम देना है, कैसे उन्हें गांव का हिस्सा बनाना है। लेकिन ये आसान नहीं था। कुछ लोग डरते थे कि नए लोग उनका काम छीन लेंगे। कुछ को लगता था कि खाना कम हो जाएगा। कुछ को चिंता थी कि नए लोग गांव की परंपराओं को नहीं समझेंगे। धीरज ने धैर्य से सबको समझाया, जो डर लेकर आएगा वो रुकेगा नहीं, और जो समझ लेकर आएगा उसके लिए रास्ता हमेशा रहेगा। धीरज ने एक मीटिंग बुलाई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। नए लोग भी वहां थे। उनके चेहरों पर डर था। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या होगा। धीरज ने कहा, हमारे पुराने लोग भी कभी नए थे। हमारे दादा परदादा भी कहीं और से आकर यहाँ बसे थे। आज हम उन्हें अपने लोग कहते हैं क्योंकि उन्होंने इस मिट्टी को अपना घर बनाया। उसने आगे कहा, ये नए लोग भी हमारे जैसे ही हैं। इन्होंने भी अपना घर खोया है। इनके भी सपने हैं, इनकी भी उम्मीदें हैं। अगर हम इन्हें अपनाएंगे तो ये भी हमारे लोग बन जाएंगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आया। नए लोग काम करने लगे। वे अपने साथ नए हुनर लेकर आए थे। कुछ को खेती के नए तरीके आते थे। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि कैसे कम पानी में ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है। कुछ को बर्तन बनाना आता था। उन्होंने गांव में मिट्टी के नए नए बर्तन बनाए। कुछ को कपड़े सिलना आता था। उन्होंने गांव वालों के लिए सुंदर कपड़े सिले। गांव और भी मजबूत हो गया। अब यहाँ ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा हुनर था, ज़्यादा ताकत थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ ज़्यादा प्रेम था। नए लोगों ने भी गांव से प्रेम करना सीख लिया था। वे भी अब इसे अपना घर मानते थे। लेकिन फिर एक नई समस्या आई। कुछ व्यापारी गांव में आए। वे शहर से आए थे। उनके पास अच्छे कपड़े थे, महंगे गहने थे, चमकदार चीज़ें थीं। वे कहने लगे कि गांव वालों को शहर जाकर काम करना चाहिए। वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, बेहतर जिंदगी मिलेगी, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कुछ युवा लड़के उनकी बात में आ गए। उन्हें लगा कि गांव में क्या रखा है। यहाँ तो सिर्फ मिट्टी है, रेत है, मुसीबतें हैं। शहर में पैसा है, मज़ा है, आराम है। वे व्यापारियों के साथ जाने की तैयारी करने लगे। धीरज परेशान हुआ। वह जानता था कि अगर युवा चले गए तो गांव कमज़ोर हो जाएगा। युवाओं में ताकत होती है, उनमें उत्साह होता है, वे गांव की रीढ़ हैं। लेकिन वह यह भी जानता था कि ज़बरदस्ती से कोई नहीं रुकता। उसने गांव वालों से कहा, गलती जब छोटी होती है तभी ठीक की जाती है। उसने युवाओं को समझाया, शहर में पैसा है, ये सच है, लेकिन वहाँ तुम्हारी जड़ें नहीं हैं। यहाँ तुम्हारी मिट्टी है, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी पहचान है। उसने उन्हें बताया कि शहर में लोग अकेले होते हैं, वहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता। वहाँ रिश्ते पैसे से बनते हैं और पैसे से टूटते हैं। यहाँ अगर तुम बीमार पड़ोगे तो पूरा गांव तुम्हारी देखभाल करेगा। शहर में अगर तुम बीमार पड़ोगे तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। यहाँ तुम्हारी खुशी में सब खुश होते हैं। शहर में तुम्हारी खुशी से किसी को कोई मतलब नहीं। कुछ युवा समझ गए। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव में ही रहेंगे। वे यहीं अपना काम करेंगे, यहीं अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन कुछ फिर भी चले गए। उन्हें लगा कि धीरज पुराने ज़माने का आदमी है। वह नहीं समझता कि दुनिया कैसे बदल गई है। जो चले गए वे कुछ महीनों बाद वापस आए। उनके चेहरे पर थकान थी, उनकी आंखों में निराशा थी। उन्होंने कहा, धीरज भाई, आपकी बात सही थी। शहर में पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। वहाँ लोग हैं लेकिन अपने नहीं हैं। उन्होंने बताया कि शहर में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, दिन भर काम करना पड़ता था, फिर भी पैसा कम मिलता था। रहने की जगह महंगी थी, खाना महंगा था, कपड़े महंगे थे। जो पैसा कमाते थे वो खर्च हो जाता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ कोई अपना नहीं था, सब अजनबी थे। कोई किसी से प्रेम नहीं करता था, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। हमें लगा कि हम एक मशीन बन गए हैं। धीरज ने उन्हें गले लगाया। रेगिस्तान भी कभी कभी सांस बदलता है, उसने कहा, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। उसने समझाया कि गलती करना गलत नहीं है, गलत ये है कि गलती से सीखा ना जाए। ये युवा अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गए थे।
वे जानते थे कि असली खुशी कहाँ है। साल बीतते गए, गांव मजबूत होता गया, लोग खुश थे, नई फसलें उग रही थीं, नए घर बन रहे थे, नए बच्चे पैदा हो रहे थे। लेकिन धीरज को एक बात परेशान करती थी। लोग हर छोटी बड़ी बात के लिए उसके पास आते थे। कौन सा बीज बोना है ये पूछते, पानी का बंटवारा कैसे करना है ये पूछते, झगड़े का फैसला कैसे करना है ये पूछते। वो चाहता था कि लोग खुद फैसले लें, खुद अपनी समस्याओं का हल निकालें। वो जानता था कि अगर वो हमेशा उनके लिए फैसले लेता रहेगा तो वे कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, और अगर कभी वो नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, अगर आज भी मैं जाता तो कल वे खुद नहीं जाते। उसने समझाया कि अब गांव वालों को खुद अपने फैसले लेने चाहिए, खुद अपनी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। वो हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन फैसले वे खुद लेंगे। शुरू में लोग डरे, धीरज भाई के बिना हम कैसे करेंगे। लेकिन धीरज ने धैर्य से सबको सिखाया, कैसे मीटिंग करनी है, कैसे सबकी राय लेनी है, कैसे फैसला करना है, कैसे फैसले को लागू करना है। उसने बताया कि हर व्यक्ति की राय जरूरी है। बूढ़े लोगों के पास अनुभव होता है, जवान लोगों के पास ताकत होती है, औरतों के पास समझ होती है, बच्चों के पास सच्चाई होती है। सबकी राय मिलकर सही फैसला बनता है। पहले छोटे छोटे फैसले लिए गए। कौन सा बीज बोना है, पानी का बंटवारा कैसे करना है, त्योहार कैसे मनाना है, स्कूल कहाँ बनाना है। धीरे धीरे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। वे समझ गए कि वे भी सही फैसले ले सकते हैं। फिर एक दिन बड़ी परीक्षा आई। डाकुओं का सरदार रघु वापस आया, लेकिन इस बार वो अकेला था और उसके हाथ में हथियार नहीं था। उसके चेहरे पर वो पुराना गुस्सा नहीं था। वो थका हुआ लग रहा था, परेशान लग रहा था। वो धीरज के पास आया और कहा, मैं हार गया हूं। धीरज ने पूछा, किससे? तुमसे नहीं, सरदार ने कहा, अपने आप से। मैंने जिंदगी भर डर फैलाया, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि डर से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ खालीपन मिलता है। रघु ने बताया कि पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी में क्या हुआ था। उसके कई साथी मारे गए थे, कुछ ने उसे छोड़ दिया था, कुछ पकड़े गए थे। वो अकेला रह गया था। उसे एहसास हुआ था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो आगे बोला, मैं अपना पुराना जीवन छोड़ना चाहता हूं, क्या तुम मुझे भी अपने गांव में जगह दोगे? ये एक बड़ा फैसला था। गांव वाले परेशान थे। ये वही आदमी था जो उन्हें डराता था, जिससे वे डरते थे, जिसकी वजह से उन्हें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी थीं। अब वही आदमी उनसे मदद मांग रहा था। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ को भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन धीरज ने कहा कि ये फैसला अब मैं नहीं लूंगा, ये गांव वाले लेंगे। ये एक बड़ी परीक्षा थी। क्या गांव वाले सही फैसला ले सकेंगे? गांव वालों ने मीटिंग की, लंबी चर्चा हुई, हर व्यक्ति ने अपनी बात कही। कुछ लोग डरते थे, कहीं वो फिर से डाकू ना बन जाए। कुछ को गुस्सा था, इसने हमें कितना परेशान किया है। कुछ को संदेह था, कहीं ये कोई चाल तो नहीं। लेकिन कुछ लोग दयालु थे, हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए। कुछ को लगता था कि अगर हम उसे बदलने में मदद कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। कुछ कहते थे कि धीरज भाई ने हमें सिखाया है कि प्रेम से सब कुछ संभव है। अंत में उन्होंने फैसला लिया, हम उसे मौका देंगे, लेकिन शर्तों के साथ। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन ये सही फैसला था। शर्तें साफ थीं। वो अपने पुराने साथियों से संपर्क नहीं रखेगा, वो गांव के काम में हिस्सा लेगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो गांव के नियमों को मानेगा। अगर वो इन शर्तों को तोड़ेगा तो उसे गांव छोड़ना होगा। रघु ने सभी शर्तें मान ली। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं एक नया आदमी बनूंगा। धीरे धीरे वो गांव का हिस्सा बन गया। शुरू में लोग उससे डरते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो सच में बदल गया है तो वे उसे अपनाने लगी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल गांव की रक्षा के लिए किया। जब कोई नया खतरा आता तो वो सबसे आगे खड़ा होता। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि कैसे अपनी रक्षा करनी है। उसने औरतों को सिखाया कि कैसे डर से निपटना है। वो गांव का रक्षक बन गया। एक दिन धीरज ने गांव वालों से कहा, आज अगर मैं ये गांव छोड़ भी दूं तो ये खड़ा रहेगा। उसकी आंखों में गर्व था। उसने देखा था कि कैसे उसका गांव एक छोटे से डरे हुए समुदाय से एक मजबूत आत्मनिर्भर परिवार बन गया था। गांव वाले अब खुद फैसले लेते थे। वे अपनी समस्याओं का हल निकालते थे। वे नए लोगों का स्वागत करते थे। वे अपनी परंपराओं को बचाते थे और नई चीजों को अपनाते थे। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे और मिलकर आगे बढ़ते थे। धीरज अब भी गांव में था, लेकिन अब वो सरपंच नहीं था। वो एक सलाहकार था,
एक दोस्त था, एक बुजुर्ग